हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल APSR में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पेंक्रियाज एंड पेंक्रियाटिक जूस के बारे में देखा था। इसके अलावा हम लोगों ने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में देखा था एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर अलग अलग रीजन्स में सिचुएटेड अलग अलग टाइप के हम लोगों ने सेल्स के बारे में देखा था। जैसे हमारे पास ऑक्सेंटिक सेल था, चीप सेल था, ये सब हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटेस्टाइनल जूस के बारे में, क्योंकि पैंक्रियाटिक जूस हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। अब ये जो इंटेस्टाइनल जूस होता है, इसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं? सक्सेस एंटेरिकस। सक्सेस एंटेरिकस, क्लियर। अब ये जो रहता है प्रोड्यूस कहाँ से होता है? प्रोड्यूस कहाँ से होता है? प्रोड्यूस्ड बाय क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन। क्रिप्ट्स, CRYPTS, CRYPTS, क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन। KHN प्लस, अगर याद होगा तो हमारे पास जो म्यूकोसा वाली लेयर थी, सब म्यूकोसा, उसके पास एक स्पेशल टाइप का ग्लैंड था जिसको हम लोगों ने क्या बोला था? ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड। तो ये दोनों मिलकर क्या सीक्रेट करवाते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। क्या सीक्रेट करवाते हैं? इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। अब ये जो क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन है, ये हम लोगों को विलाई के अंदर हम लोग जब देखेंगे डायग्राम, तो ये क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन का हम लोगों को वहाँ पे डायग्राम मिलेगा और उसी में हमको देखना रहता है लैक्टियल्स के बारे में, ठीक है। तो इसका हम लोग सेपरेट स्ट्रक्चर देखेंगे एक साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड है एंड क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन है, बेसिकली बना क्या रहा है? इंटेस्टाइनल जूस, जिसको और हम लोगों ने सक्सेस एंटेरिकस बोला है। और जो ब्रूनर्स ग्लैंड है, इसके साथ ये और क्या रिलीज करता है? रिलीज NaHCO3। अब ये क्या करेगा? इसके वजह से जो फ्लूइड रहता है वो अल्केलाइन रहता है, कंटेन्स अल्केलाइन फ्लूइड। अल्केलाइन फ्लूइड, ठीक है। अब ये जो अल्कलाइन फ्लूइड है, ये क्या करता है? जो ड्यूडेनम रहता है, ड्यूडेनम का जो नेचर रहता है उसको अल्कलाइन मेंटेन करके रखता है। मेंटेन अल्कलाइन pH ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, ठीक है। तो ये कौन सीक्रेट करवा रहा है? हमारे पास ब्रूनस ग्लैंड। एंड ब्रूनस ग्लैंड के अलावा हमारे पास और क्या होता है? कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं इंटेस्टाइनल जूस के अंदर, जिसमें से पहला हमारे पास क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए, फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि इंटेस्टाइनल जूस जो होता है ये हमारे पास क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो इसके पास भी कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं इसके इंटेस्टाइनल जूस में। तो वो हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए इसके पास प्रेजेंट रहता है माल्टोज। अब ये हमारे पास एंजाइम्स है, तो सबके लास्ट में क्या रहेगा? माल्टेज। नेक्स्ट, सुक्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट रहेगा? सुक्रेज। एंड लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट रहता है? लैक्टेज, ठीक है। दूसरा, अब ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए भी इसके पास एंजाइम्स रहते हैं, फॉर प्रोटीन डाइजेशन। फॉर प्रोटीन डाइजेशन, इसके लिए इसके पास क्या प्रेजेंट रहता है? अमाइनो पेप्टाइडेज। अमाइनो पेप्टाइडेज। एंड साथ में इसके अलावा और क्या प्रेजेंट रहेगा? डाई पेप्टाइडेज। डाई पेप्टाइडेज। तो इन दोनों का काम क्या रहता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। एंड लिपिड डाइजेशन के लिए भी इसके पास प्रेजेंट रहता है, फॉर लिपिड। लिपिड को भी हमारे पास डाइजेस्ट किया जा सकता है। तो लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए इसके पास एंजाइम्स क्या रहते हैं? इंटेस्टाइनल लाइपेजेस। इंटेस्टाइनल लाइपेज। लाइपेज, क्लियर। इसके अलावा जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, इनको लिए भी इसके पास क्या रहेगा? एंजाइम्स रहता है, जैसे न्यूक्लियेजेस एंड न्यूक्लियोसाइडेजेस। फॉर न्यूक्लिक एसिड, इसके लिए क्या प्रेजेंट है इसके पास? न्यूक्लियेजेस, न्यूक्लियोसाइडेज एंड न्यूक्लियोटाइडेज। क्योंकि हमारा जो डीएनए रहता है, वहां पे हम लोग क्या देखते हैं?
नाइट्रोजनस में शुगर एंड फॉस्फेट रहते हैं, और तीनों मिला के हमारे पास क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइडेजेस। एंड इसके अलावा सिर्फ अगर उसमें से फॉस्फेट को हटा दिया जाए एनर्जी के लिए तो वो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड। तो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लियोसाइडेजेस, एंड न्यूक्लियोटाइड को डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लियोटाइडेजेस। तो ये क्या हमारे पास है, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइजेस्ट। ठीक है। अब हम लोगों ने जितने भी एंजाइम्स होते हैं, जूस होते हैं, उन सब के बारे में देख लिया। नेक्स्ट हमको देखना है डाइजेशन। अब पहला हम लोग डाइजेशन देख रहे हैं किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स का। पहला डाइजेशन हम लोग किसका करा रहे हैं, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और हर चीज़ का डाइजेशन हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, हम लोगों ने माउथ से अपटेक किया था, तो माउथ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, एंड इंटेस्टाइन तक क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। लेकिन हर एक चीज़ हम लोग माउथ में डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग स्पेशली कर करके देखेंगे कि माउथ के पास हमारा इंटेस्टाइन में क्या क्या डाइजेस्ट होता है, और किसके प्रेजेंस में, कौन से हमारे पास एंजाइम्स के प्रेजेंस में क्या चीज़ डाइजेस्ट होता है। तो पहला हम लोग देख रहे हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पहला हम लोग देख रहे हैं माउथ के अंदर, एंड माउथ। अब जो माउथ होता है, माउथ के नियर नियर अबाउट 30%, क्योंकि हमारे पास जो ग्लूकोज होता है या ठीक ग्लूकोज होता है, हम लोग उसको क्या करते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं। तो जो हमारा माउथ होता है, यहाँ पे हम लोग 30% स्टार्च का डाइजेशन करते हैं। ठीक है, 30% स्टार्च का डाइजेशन करते हैं, और डाइजेशन के बाद ये किस में हमको मिलेगा, माल्टोज। डाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, ये बन जाता है माल्टोज में। एंड किसके प्रेजेंस में होगा, टाइलिन के। किसके प्रेजेंस में, टाइलिन। एंड टाइलिन का अप्रॉक्सीमेटली पीएच कितना होता है, 6.8 का। या फिर दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है माउथ के पास, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन के प्रेजेंस में 30% स्टार्च का डाइजेशन कहाँ पे हो जाता है, माउथ के अंदर, और क्या मिलता है हमको, एंड प्रोडक्ट माल्टोज। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डाइजेशन कहाँ पे होता है, माउथ के अंदर। नेक्स्ट डाइजेशन हमारे पास माउथ के बाद कहाँ पे होगा, माउथ के बाद हम लोग जा रहे थे फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद हम लोगों ने कहाँ गया था, ईसोफेगस के पास। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ईसोफेगस, ईसोफेगस। अब ईसोफेगस के पास हम लोगों ने बोला था कि कोई भी ग्लैंड नहीं है, और जब ग्लैंड नहीं है तो कोई भी यहाँ पे एंजाइम सीक्रेट नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्लैंड नहीं है। इसके बाद हमारा स्टमक होता है, स्टमक का काम होता है स्टोर करना, तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई भी डाइजेशन नहीं होने वाला है, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। एंड ये हमारे पास क्या था, थर्ड वन, स्टमक। लेकिन हमारे इंटेस्टाइन में तो मेन डाइजेशन वाला पार्ट है, तो हमारे पास इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेशन। अब इंटेस्टाइन में हम लोग पहले किसके बारे में देख रहे हैं, ड्यूडेनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे क्या था, पहला वाला यानी प्रॉक्सिमल पार्ट था। इसके बाद हम लोग पूरा देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देख रहे हैं इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन में भी पर्टिकुलर किस रीजन को देख रहे हैं, ड्यूडेनम के बारे में, ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम। अब यहाँ पे देखिए इंटेस्टाइन के पास हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट था, बाइल जूस प्रेजेंट था, इसके अलावा पैंक्रियाटिक जूस प्रेजेंट रहता है, पैंक्रियाटिक जूस जो कि पैंक्रिया से रिलीज हो रहा था, एंड बाइल जूस कहाँ से हो रहा था, लिवर से। एंड इंटेस्टाइन क्या सीक्रेट करता है, इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। तो इन सब के प्रेजेंस में हमारे पास क्या होगा, डाइजेशन होता है। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़ हमको याद रखना है, जो बाइल होता है इसका रोल डाइजेशन में कोई नहीं रहता है, बाइल डज नॉट प्ले रोल इन डाइजेशन। बाइल का रोल डाइजेशन में नहीं रहता है, बाइल जूस रहता है वो क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प कराता है, मतलब फैट को तोड़ने में हेल्प कराता है। ठीक है, तो हमारे पास बाइल जूस का काम क्या रहता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कराना, वो डाइजेशन में हमारे पास हेल्प नहीं करता है। लेकिन जो पैंक्रियाटिक जूस रहता है इसके पास हमारे पास क्या प्रेजेंट रहता है, अमाइलोप्सिन फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो पैंक्रियाटिक जूस
हैज़ अमाइलोप्सिन, अमाइलोप्सिन पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। एंड इसके प्रेजेंस में हम लोग कार्बोहाइड्रेट का जो 70%, क्योंकि माउथ में हमारे पास क्या हो गया था 30% स्टार्च का डाइजेशन हो चुका था, तो जो रिमेनिंग 70% रहता है वो कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन में जब होगा तो ये क्या बना लेता है, माल्टोज। अब किसके प्रेजेंस में होता है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा इसके पास क्या प्रेजेंट रहता है, अमाइलोप्सिन। तो अमाइलोप्सिन के प्रेजेंस में क्या करता है, 70% स्टार्च, अमाइलोप्सिन 70% स्टार्च का डाइजेशन होता है कहाँ पे, इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इसी में हमारे पास क्या रहता है, इंटेस्टाइनल जूस, क्योंकि ये तो हम लोगों ने मेन देखा था डाइजेशन ड्यूडेनम के पास। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेस्टाइनल के अंदर ही, इंटेस्टाइनल जूस। अब इंटेस्टाइनल जूस के अंदर हमको क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा था, माल्टेज एंजाइम मिलता है, माल्टेज प्रेजेंट रहता है। सुक्रोज के लिए क्या प्रेजेंट था, सुक्रीज प्रेजेंट था। एंड लैक्टोज के लिए क्या प्रेजेंट था, लैक्टेज, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा था। एंड ये सब के सब क्या रहते हैं, डाइसैकेराइड्स होते हैं, क्या रहते हैं, डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड मतलब इसमें दो शुगर लगे रहते हैं। मतलब जब इसको देखते हैं चैप्टर नंबर बायोमोलिकुल्स, तो बायोमोलिकुल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड के अंदर हमको क्या मिलता है, डाइसैकेराइड एंड ट्राइसैकेराइड। एंड इसके बाद हमारे पास क्या रहता है, पॉलीसैकेराइड। तो यहाँ पे ये जो माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया एंड लैक्टोज हो गया, ये सब क्या रहता है, दो शुगर के कंपाउंड से बने रहते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइसैकेराइड। सैकेराइड का मतलब क्या होता है, शुगर, सैकेराइड का मतलब क्या होता है, शुगर। अब इंटेस्टाइनल जूस के अंदर हमको क्या मिल रहा था, माल्टेज मिला था, सुक्रेज मिला था एंड लैक्टेज। माल्टेज किसको डाइजेस्ट करेगा, माल्टोज को, सुक्रेज डाइजेस्ट करता है सुक्रोज को एंड लैक्टेज डाइजेस्ट करता है लैक्टोज को। तो एक एक करके तीनों को हम लोग देख लेते हैं। पहला हमारे पास क्या था, माल्टोज। माल्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट रहता है, माल्टेज, माल्टेज, ठीक है। अब ये जब माल्टेज डाइजेस्ट करेगा तो ये माल्टोज को चेंज कर देता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, किस में चेंज कर देगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। दूसरा हमारे पास क्या था, लैक्टेज। लैक्टेज किसका डाइजेशन कर रहा था, लैक्टोज का। तो लैक्टोज किसके प्रेजेंस में डाइजेस्ट हो जाएगा, लैक्टोज के, लैक्टेज के। लैक्टेज हमारे पास एंजाइम है, लैक्टोज हमारे पास क्या है, डाइसैकेराइड होता है, शुगर होता है। अब जब लैक्टेज को लैक्टेज लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है तो ये दो शुगर कंपाउंड में टूट जाते हैं, कौन कौन से, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, क्लियर। एंड तीसरा हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सुक्रोज, सुक्रोज। एंड सुक्रोज को डाइजेस्ट जब किया जाता है तो ये किस में जुड़ जाता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्रेज, इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्रेज। तो ये हमारे पास क्या था, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब ये जो एब्जॉर्प्शन होता है ये हमारे पास दो जगह पे होता है। एक हो सकता है कि हमारा ब्लड के अंदर हो रहा होगा, एक हम लोग कहाँ पे बोल रहे हैं, ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। एंड दूसरा हमारे पास कहाँ पे होता है, लिम्फ के पास, कहाँ पे होता है, लिम्फ के पास। अब ब्लड के अंदर हम लोग किसको किसको हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, तो एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो हम लोगों ने शुगर वगैरह खाया था, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, एंड न्यूक्लिक एसिड। तो इन लोगों का हमारे पास एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, ब्लड के अंदर। ब्लड किसको किसको कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को कर रहा है, प्रोटीन को कर रहा है, न्यूक्लिक एसिड। इन लोगों का जो लास्ट प्रोडक्ट रहता है, एंड प्रोडक्ट रहता है, उसको हम लोग कहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लड के अंदर। एंड लिम्फ किसको किसको एब्जॉर्ब करता है, फैटी एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, हम लोग जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है ये मैक्सिमम होता कहाँ पे है, इंटेस्टाइन के अंदर। और इंटेस्टाइन में भी कहाँ पे,
स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन shows मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, ठीक है। अब जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है ये दो टाइप का होता है। एब्जॉर्प्शन हमारा कहाँ कितने टाइप का होता है? दो टाइप का एब्जॉर्प्शन। अब दो टाइप हमारे पास कौन कौन से होते हैं? हो सकता है कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन एक्टिव प्रोसेस हो या फिर पैसिव हो सकता है। तो एक एक करके दोनों को देखते हैं कि एक्टिव पैसिव होता क्या है। पहले हम लोग देखते हैं एक्टिव के बारे में, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब एक्टिव एब्जॉर्प्शन किस चीज से हो सकता है? ग्लूकोज का होता है, ग्लूकोज का होता है, एंड सोडियम आयंस का हो सकता है, एंड इसमें हमको इम्पोर्टेंटली याद रखना है किसका? ग्लाइसिन का। किसका देखना है? ग्लाइसिन, जो कि बेसिकली हमारे पास क्या एक अमाइनो एसिड होता है। ये क्या है हमारे पास? एक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड जो हमारे पास थे उसमें से एक हमारे पास क्या होता है? ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन। तो हमारे पास इसके अलावा हमारे पास कुछ अमाइनो एसिड्स रहते हैं, उन लोगों का भी डाइजेशन होता है। सम अमाइनो एसिड, ओनली नॉट ओनली फॉर ग्लिसरीन। यहाँ पे जो ग्लाइसिन है ये ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और भी अमाइनो एसिड होते हैं जिनका भी डाइजेशन जिनका भी एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, मतलब एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब ये जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या है? इसमें हम लोगों को एनर्जी देना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है। और एनर्जी देना पड़ता है इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एंड इसमें हमको एनर्जी देना है, मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ता है? एटीपी का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि एटीपी के फॉर्म में हम लोगों ने एनर्जी को स्टोर कर रखे रखता है। तो हम लोग अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोगों को एनर्जी इसमें देना पड़ता है। ठीक है, एंड दूसरा हमारे पास क्या होता है? पैसिव। दूसरा हमारे पास क्या होता है? पैसिव। अब ये जो पैसिव होता है इसमें हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब यहाँ पे हम लोग टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे नो यूज़ ऑफ एटीपी होता है, नो यूज़ ऑफ, एक सेकेंड, नो यूज़ ऑफ एटीपी। यहाँ पे हम लोग एटीपी का यूज़ नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेडियंस नहीं होता है, ये टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टूवर्ड्स द concentration gradient, towards the concentration gradient। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एब्जॉर्प्शन करता किसका किसका कर सकते हैं? ग्लूकोज का यहाँ पे भी होता है। ठीक है, इसके अलावा क्लोराइड आयंस का होता है, एंड साथ में फ्रक्टोज का होता है। किसका होता है? फ्रक्टोज का। एंड इसके अलावा यहाँ पे हम लोग वाटर का भी एब्जॉर्प्शन करते हैं। वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसा होता है हमारे पास? पैसिव। ठीक है, पैसिव। एंड सम अमाइनो एसिड्स आल्सो, सम अमाइनो एसिड्स आल्सो। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये बेसिकली हमको अलग अलग टाइप्स का होता है, मतलब बेसिकली हमारे पास कितने टाइप का हो सकता है? 3 टाइप्स का, 3 टाइप्स हमारे पास क्या हो सकते हैं? पहला हमारे पास हो सकता है ऑस्मोसिस, पहला हमारे पास क्या हो सकता है? ऑस्मोसिस। एंड दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है? सिंपल डाइफ्यूजन, सिंपल डाइफ्यूजन। क्लियर? एंड थर्ड हमारे पास क्या होता है? फैसिलेटेड डाइफ्यूजन, फैसिलेटेड डाइफ्यूजन। ये हम लोग बाद में समझेंगे कि एक्चुअल में ऑस्मोसिस एंड डाइफ्यूजन क्या होता है। वाटर ऑलवेज शो द ऑस्मोसिस, वाटर हमेशा एक दूसरे परमिएबल मेम्ब्रेन के आजू बाजू में आता जाता कैसे है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे अगर वाटर हमारे पास देखा जाए तो वाटर हमारे पास किससे आएगा? इसमें से थ्रू द ऑस्मोसिस, थ्रू ऑस्मोसिस। जो फ्रक्टोज रहता है ये फैसिलिटेड डाइफ्यूजन शो करता है। ये क्या शो करता है? फैसिलिटेड डाइफ्यूजन शो करता है।
एंड जो हमारा क्लोराइड आयन रहता है ये सिंपल डाइफ्यूजन शो करता है। क्या शो करता है? सिंपल डाइफ्यूजन। क्लियर? क्लियर। नोट, अब इसमें हमको कुछ चीजें याद रखनी है। क्या याद रखना है? देखिए इसमें याद क्या रखना है हमको, नोट करके हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एंड प्रोडक्ट ऑफ carbohydrates, proteins and nucleic acid does not undergo modification for absorption but fatty acid and glycerol are modified prior to absorption। ये चीज हमको याद रखनी है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, इन लोगों के जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट बचते हैं उसको हमको किसी भी चीज से मॉडिफाई करने की जरूरत दे रहती है एब्जॉर्ब करने के लिए। लेकिन जो हमारे पास फैटी एसिड होते हैं और ग्लिसरॉल रहता है इसको हमको मॉडिफाई करना पड़ता है। जैसे जो हमारे पास फैटी एसिड होता है यानी ट्राइग्लिसराइड जो होता है उसको हमको चेंज करना पड़ता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में फॉर द एब्जॉर्प्शन। लेकिन बाकी के जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट के हो गए, प्रोटीन के हो गए, न्यूक्लिक एसिड के हो गए, इन लोगों को हमको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एसिमिलेशन एंड इजेशन। एसिमिलेशन एंड इजेशन। अब ये चीज़ें क्या होती है, जैसे देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं एसिमिलेशन का। जो हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम लोग क्या करते हैं उसको सेल्स के अंदर लेके जाके क्या कर लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे। और डाइजेस्ट करके उससे हम लोग बनाते हैं क्या, एनर्जी। तो जो एनर्जी बनाने का प्रोसेस होता है, एनर्जी को जो एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन से हम लोग यूटिलाइज करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। यूटिलाइजेशन of end product of digestion by cells or tissue to produce energy एनर्जी हम लोगों ने जो खाना खाया था उसको हम लोगों ने क्या किया था, डाइजेस्ट किया था। और डाइजेस्ट करने के बाद जो उसका एंड प्रोडक्ट पर था उसका यूज़ करके हम लोगों ने क्या बनाया है, एनर्जी बनाया है। और इसी को हम लोगों ने क्या बोला है, एसिमिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास है इजेशन। अब ये जो इजेशन रहता है, हम लोग बोलते हैं ना कि फीकल मैटर क्या होता है, डाइजेस्ट करने के बाद एंड प्रोडक्ट को हम लोग कुछ चीज़ें को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, नाइट्रोजस वेस्ट हो गया फिर कोई भी, तो उस वेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, थ्रू एनस हम लोग बॉडी के आउट एक्सक्रीट कर देते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, इजेशन। ठीक है। द वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, जो हमारे कंट्रोल में हो, और इनवॉलंटरी जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। द वॉलंटरी removal of fecal matter by involuntary reflection। हम लोग फीकल मैटर को खुद से
सिग्नल दे के उसको क्या कर सकते हैं, एक्सक्रीट कर सकते हैं। लेकिन वो जो प्रोसेस रहता है वो हमारे पास कैसा रहता है, इनवॉलेंटरी रिलैक्सेशन रहता है। किसका, हमारे पास जो एनस होता है इसके पास दो स्फिंक्टर प्रेजेंट रहता है, एक इंटरनल और एक हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल। तो जो इंटरनल रहता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, वो क्या रहता है, इनवॉलेंटरी। लेकिन जो एक्सटर्नल होता है वो हमारे पास क्या रहता है, वॉलेंटरी, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर। तो हमारे पास जो इनवॉलेंटरी रिलैक्सेशन होता है, बाय इनवॉलेंटरी relaxation of internal anal sphincter, internal anal sphincter। ठीक है, ठीक है। अब वॉलेंटरी रिलैक्सेशन हम लोग का किसका होता है, आउटर एनल स्फिंक्टर का। एंड voluntary relaxation of external anal sphincter। ठीक है। जैसे देखिए ये हमारे पास मान लीजिए कि एनस का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो इसको हम लोगों ने मान लिया ये हमारे पास क्या है, इंटरनल स्फिंक्टर, एंड इसको हम लोगों ने बोल दिया है एक्सटर्नल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इंटरनल स्फिंक्टर, इंटरनल। एनस का है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, एनल। एंड है क्या चीज, स्फिंक्टर, स्फिंक्टर, जो कि कैसा रहता है, इनवॉलेंटरी होता है, इनवॉलेंटरी होता है। ठीक है। एंड ये हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। ठीक है। और ये हमारे पास क्या रहता है, वॉलेंटरी होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जब रिलीज कर देते हैं बॉडी के इन प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन को, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इजेशन। इसी को क्या बोला जाता है, इजेशन। अब बात आ रही है फीकल मैटर की, फीकल मैटर की जो हम लोग एक्सक्रीट करने वाले हैं वो हमारे पास क्या है, फीकल मैटर, यूरिन हो गया। तो इसी चीज़ को हम लोगों ने देखा। अब ये फीकल मैटर होता क्या चीज़ है, ठीक है। देखिए फीकल मैटर, अब ये कैसा रहता है, येलोइश एंड ब्राउनिश, येलोइश एंड ब्राउनिश बिकॉज ऑफ बाइल पिगमेंट्स, क्योंकि इसके पास भी हमारे पास क्या थे, बाइल पिगमेंट्स कुछ थे, तो उसका भी थोड़ा सा इस पर क्या रहता है, इम्पैक्ट रहता है। एंड इसके अलावा जो हमारे पास इसका ब्राउनिश कलर रहता है, यूनिस एंड येलोइश कलर रहता है, ये इसके पास एक स्पेशल टाइप का बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन का ही जो हमारे पास बाइल पिगमेंट है उन्हीं का एक डेरिवेटिव रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरकोबिलीन, स्टेरकोबिलीन। ये जो स्टेरकोबिलीन होता है इसी के वजह से जो फीकल मैटर का कलर रहता है वो येलोइश या फिर ब्राउनिश कलर का दिखाई देता है, येलोइश या फिर ब्राउनिश कलर का। एंड ये जो है हमारे पास स्टेरकोबिलीन, ये डेरिवेटिव रहता है किसका, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन का। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन। तो बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन का डेरिवेटिव जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होता है स्टेरकोबिलिन। और इसी स्टेरकोबिलिन की वजह से जो फीकल मैटर का कलर रहता है वो हमको येलोइश या फिर ब्राउनिश कलर का दिखाई देता है। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो उसका जो रहता है स्पंजी टाइप का, मतलब बहुत बेकार वाला जो स्मेल रहता है माइक्रोबियल गैस के जैसे, वो जो स्मेल रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो किसके वजह से और क्या बोलते हैं उसको, देखिए स्मेल इज बिकॉज, वो आता क्यों है, किसके वजह से, बिकॉज ऑफ माइक्रोबियल गैसेस, जो माइक्रोब्स हमारे बॉडी में रहते हैं उन लोगों के वजह से आता है, माइक्रोबियल गैसेस। एंड उसको हम लोग बोलते क्या है, स्केटोल। ठीक है, ये की है।
स्केटोल, स्केटोल जो स्मेल होता है उसको हम लोगों ने बोला। क्लियर, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या था, फीकल मैटर। फीकल मैटर का कलर येलोइश ब्राउनिश बिकॉज ऑफ स्टेरोबिलिन, एंड जो स्मेल रहता है बिकॉज ऑफ माइक्रोबियल गैस दैट इज स्कैटोटूल। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग फीकल मैटर जो रहता है, अब मेनली हमारे पास ये जो बिलीरुबिन है, बिलीवर्डिन, ये हमारे पास कहाँ था, बाइल पिगमेंट के अंदर के मिल रहा था। और बाइल जूस बना कौन रहा था, लिवर। तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो हमारे पास बॉडी के अंदर का जो ब्लड रहता है, ये पूरी शरीर में क्या करता है, सर्कुलेट करते रहता है। तो हम लोगों ने एक स्पेशल टाइप का डिजीज़ पढ़ रखा है, जॉन्डिस, जिसको हम लोग पीलिया भी बोलते हैं। तो जब जॉन्डिस होता है उस समय फीकल मैटर जो होता है उसका कलर हमको कैसा दिखाने लगता है, ग्रेइश कलर का आ जाता है। कैसा आ जाता है, ग्रेइश कलर का होने लगता है। ठीक है, तो ये जो होता है बिकॉज क्योंकि हमारे पास जो ये हमारे पास था बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ये येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ये क्या करते हैं, हार्ट में जाके स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, अब हार्ट काम नहीं करेगा तो हमारे पास बनते नहीं है, तो पूरी बॉडी हमारे पास कैसे दिखाई लगती है, येलो दिखाई लगती है। तो जॉन्डिस हम लोगों को अलग से देखना है, बस हम लोगों ने थोड़ा सा हिंट समझा है कि जॉन्डिस एक्चुअल में होता क्या चीज़ है और किसके वजह से होता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। मतलब कई बार हमारे पास जो प्रोटीन्स होते हैं उन लोगों में कमी हो जाती है और उनकी कमी की वजह से हमारे पास कुछ डिजीज़ हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हम लोग पहले डिजीज़ के बारे में नहीं देखेंगे, पहले हम लोग जो इसके एनर्जी सोर्स रहते हैं उसकी जो वैल्यूज़ रहती है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारी जो बॉडी रहती है उसको किस चीज़ के लिए कितनी रिक्वायरमेंट रहती है। मतलब पर डे हमको कितना क्या चीज़, कार्बोहाइड्रेट कितना लेना चाहिए, प्रोटीन कितना खाना चाहिए, तो वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने क्या बोला है, PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, अब जो एनर्जी होता है उसको हम लोग मेजर किस में करते हैं, एनर्जी measured एन किलो कैलोरी। किस में मेजर करते हैं हम लोग, किलो कैलोरी के अंदर। किस में मेजर करते हैं, किलो कैलोरी के अंदर। ठीक है, अब ये जो किलो कैलोरी होता है, हर एक जो स्ट्रक्चर्स है हमारे पास, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, इन सब का हमारे पास जो होता है ये अलग अलग रहता है। और इसको हम लोग बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, क्योंकि ये कैलोरी है, इससे हम लोगों ने क्या बोल रखा है, इसको कैलोरीफिक वैल्यू। तो हम लोगों को सबका कैलोरीफिक वैल्यू याद रखना पड़ता है, कैलोरीफिक वैल्यू। क्लियर। अब कैलोरीफिक वैल्यू हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होता है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको हम लोग लैब वगैरह में निकालते हैं और हम लोग लिखते रहते हैं। ठीक है, एंड एक हमारे पास होता है फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू, जो हम लोग पर्टिकुलरली जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे। तो एक हमारे पास क्या है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, एंड दूसरा हम लोगों ने क्या बोला, फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। क्लियर। ये हम लोगों ने बोला हमको कहाँ पे मिलता है, लैब्स के अंदर, लैब्स के अंदर। एंड इसको हम लोग मेज़र किससे करते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर, जो कि इंस्ट्रूमेंट है। मतलब कैलोरीफिक वैल्यू को मेज़र करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, बॉम्ब कैलोरी मीटर। ये हमारे पास क्या है, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, इंस्ट्रूमेंट। ये हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, लैब वगैरह के अंदर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एंड एनर्जी प्रोड्यूस आउटसाइड द सेल, इसको हम लोगों ने क्या बोला, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय सेल आउटसाइड द बॉडी। लैब में प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब हमारे बॉडी के वैल्यू को हम लोग नहीं चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने क्या बोला, एनर्जी प्रोड्यूस आउटसाइड द बॉडी आर द सेल। अब इसमें हमारे पास क्या क्या देखा, पहला हम लोग देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, प्रोटीन। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है,
प्रोटीन, एंड तीसरा हम लोग देख लेते हैं फैट के बारे में। मेनली हमको यही देखना है, ठीक है। एंड ये हमारे पास क्या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो रहा है, मतलब हमारे सेल्स के अंदर जितना रहता है एनर्जी उसके बारे में बता रहा है। तो एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय सेल इनसाइड द बॉडी। एंड यहाँ पे भी हमको देखना है, पहला कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा हम लोग देख रहे हैं प्रोटीन के बारे में, एंड तीसरा हम लोग बात करते हैं फैट के बारे में, ठीक है। अब दोनों में हमारे कैलोरीफिक वैल्यू जो रहता है वो अलग अलग आता है। जैसे अगर हम लोग ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये होता है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, किलो कैलोरी पर ग्राम। जबकि प्रोटीन हमारे पास कितना होता है 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम, एंड ये हमारे पास कितना होता है 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। जबकि अगर हम लोग फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में बात करें तो ये हमारे पास होता है कार्बोहाइड्रेट का 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, किलो कैलोरी पर ग्राम। ये भी हमारे पास होता है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, एंड ये हमारे पास होता है अप्रोक्सीमेटली 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। देखिए दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू एंड हमारे पास फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये क्या होता है हमारे पास मेज़र करने के लिए, ठीक है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है डाइजेशन ऑफ लिपिड देखना है हमको, एंड इसके अलावा जो हार्मोन्स और रिस्पॉन्सिबल रहते हैं हमको डाइजेशन में हेल्प कराने के लिए, इसके बारे में देखना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में एंड डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में। मतलब मेनली हमारे पास टॉपिक्स क्या क्या बचे हुए हैं अभी, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड डाइजेशन ऑफ लिपिड। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है, एंड कार्बोहाइड्रेट के बाद हमारे पास यही बचा था, एंड हार्मोनल कंट्रोल बचे हैं एंड कुछ डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे डाइजेशन ऑफ लिपिड के बारे में।